हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइज कोचिंग क्लासेस। और आज विषय हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई कविता क्रमांक 11 समता की ओर, जिनके कवि मुकुटधर पांडेय, इस कविता का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और पूरे सिलेबस की एक आखिरी कविता, और इसके साथ आज हम विषय हिंदी लोक भारती इस विषय का आज कक्षा 10वीं का हम ये पूरा सिलेबस आज इस कविता के साथ समाप्त करने जा रहे हैं। सिलेबस खत्म होने के बाद हम दूसरे विषय का भी, जैसे कि मराठी का भी सिलेबस बाकी है, तो मराठी विषय का हम सिलेबस पूरा करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद मराठी विषय होने के बाद अंग्रेज़ी विषय का थोड़ा बहुत पोर्शन बाकी है, तो वो पोर्शन पूरा करने की कोशिश करके हम साइमल्टेनियसली इसका हिंदी जो लोक भारती इस विषय का जो ग्रामर पार्ट है वो भी, उसके भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो ये होने के बाद मेरी कोशिश ऐसी रहेगी कि हम मराठी विषय का सिलेबस खत्म करने के साथ साथ मैं अगले हफ्ते से आपको ये ग्रामर का वीडियो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा प्रयास रहेगा कि आपको दिन में एक मराठी का और एक ग्रामर, हिंदी का ग्रामर, ऐसा 2 वीडियो देने का मेरा प्रयास रहेगा। देखते हैं कैसा पॉसिबल होता है, उस तरीके से हम आगे चलेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने दोस्तों को साथ भी अपना चैनल शेयर कीजिए, उनको भी बताइए अपने चैनल के बारे में, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो ला सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज की जो कविता है, आखिरी कविता है इस विषय की, सिलेबस भी आज कवर होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो मुकुटधर पांडे की इनकी जो कविता समता की ओर, इसमें कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों तथा साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन इस कविता के माध्यम से किया है। और अंत में कवि कहते हैं कि धनवान और निर्धन दोनों क्या है, भाई भाई है, इसलिए धनी वर्ग के लोगों को अपने दीन दरिद्री भाइयों की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा सुझाव वो हमें यहाँ पर दे रहे हैं। तो चले मुकुटधर पांडेय इनको क्या लगता है उसके बारे में इस कविता के माध्यम से हम उनको जानकर लेंगे। देखते हैं कविता समता की ओर मुकुटधर पांडेय। शुरू करने से पहले हम प्रथम उनकी जो परिचय है वो करके लेते हैं। परिचय में क्या बताया उन्होंने, जिनका जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है और मृत्यु 1989 में, लेकिन कहाँ पे हुआ है वो प्लेस दिया नहीं है, शायद बिलासपुर में ही हुआ रहेगा। परिचय, छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडेय जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया। देखो, 12 वर्ष के अल्पायु, इतने कम उम्र में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, बराबर है। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। और ऐसे ही इन कवि की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है। पूजा फूल शैलबाला ये कविता संग्रह उनका आज फेमस है। लच्छमा ये अनुदित उपन्यास है। परिश्रम ये निबंध है। हृदय दान, मामा, स्मृति पंच आदि जैसे कृतियाँ उनकी प्रसिद्ध है। पद्य संबंधी क्या दिया है ऑलरेडी मैंने बताया है, फिर भी अपने बुक में दिया है, इसके लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना जरूरी समझता हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने
शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों क्या है, भाई भाई है। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए, ऐसे ही कविता के माध्यम से हमें जो मुकुटधर पांडेय यहाँ पर कहते हैं। चलो तो हम एक एक जो पद्यांश है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं, पहले 3 पद्यांश हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ देखेंगे क्या है क्या नहीं। ओके, सो बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्वितीहीन अवनी में कुंजटिका है छाई। पड़ता खूब तुषार पदम दल तालों में बिलखाते, अन्यायी रूप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। निशा काल में लोग घरों में नीज नीच जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। बराबर है। अभी यहाँ पे कुछ जो शब्द है, कठिन शब्द का हम अर्थ देखते हैं। अभी यहाँ पे भ्रात, भ्रात का अर्थ यहाँ पे होता है, भ्रात माने भ्राता, और कहीं पर हम इसको माई भी कह सकते हैं। द्वितीहीन मीन्स व्हाट, कि द्वितीहीन मानो चमक रहित और कांति रहित, चमकना, बराबर है। और अवनी, अवनी मतलब पृथ्वी, यहाँ पर ये अर्थ यहाँ पर हम ले सकते हैं। कुंज टीका, कुंज टीका मतलब धुंध होना, एकदम धुंध, ओके, धुंध है, यहाँ पर हम अर्थ ले सकते हैं। तुषार, तुषार माने यहाँ पर अर्थ बर्फ हम ले सकते हैं, क्योंकि पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिलखाते। पद्मदल मतलब कमल दल, पद्मदल मतलब पद्म को यहाँ पे कमल बोला है, कमल दल हम क्या कर सकते हैं। और तालों मतलब तालाब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और मतलब मानो इसका अर्थ तालाब यहाँ पर लेना है। बिलखाते, बिलखाते बिलखना, बिलखना मतलब क्या, कष्ट पाना, बराबर। और रूप माने क्या, रूप माने राजा। और बाकी तो आपको बाद में निशा, निशा का अर्थ हम निशा काल, निशा काल मतलब रात के समय, ऐसा अर्थ हम लेते हैं। ओके, नीज मतलब अपने, यहाँ पे नीज मतलब सोना या ऐसा नहीं है, नीज मतलब अपने अपने। और यहाँ पे श्वान, श्वान मतलब आपने देखा रहेगा श्वान पथक, जैसे कुत्तों का जो पथक रहता है पुलिस दल में, उसे हम श्वान पथक कहते हैं। तो श्वान माने कुत्ते, बराबर है। और स्यार मतलब क्या, गिदड़ की आवाज़ निकलते हैं। देखो कभी आपने सुना रहेगा, कभी कभी कुत्ते जैसे एकदम अजीब सा आवाज़ निकलते हैं। आपण मराठीमध्ये त्याला म्हणतो की कुत्रे इवळत आहेत पहा, तर त्या पद्धतीने गिदड़ जैसे आवाज़ निकालना मतलब स्यार, ऐसा यहाँ पर अर्थ हो सकता है। चलो देखते हैं फिर कवि क्या कहते हैं। तो कवि का कहना है कि शिशिर ऋतु में, ऋतु के बाही जो हेमंत है, हेमंत का अब समय क्या हो गया है, बीत गया है। अब क्या शुरू होने वाला है, शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। मतलब इनका जो हेमंत, शिशिर का भाई कौन है, हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु का भी क्या हो गया है, समय बीत गया, और अभी शिशिर ऋतु का क्या हो रहा है, आगमन हो गया है। तो ऐसे इस शिशिर ऋतु में कंपा देने वाली ठंड के कारण क्या हो रहा है, प्रकृति की आभा अब खत्म हो गई है, और जो चमक थी, वो कांति थी, वो रहित हो गई है। और पृथ्वी पर क्या आ गया है, धुंधला का छा गया है। मतलब धूप म्हणते ना आपण, दव पडल्यात किंवा काय म्हणतात ना आपण, धुके पडलेत, अशा पद्धतीने मराठीमध्ये आपण म्हणतो, वैसा पृथ्वी पर धुंधला का क्या गया है, छा गया है। आगे चलकर क्या कहते हैं, ठंड के कारण, इसी ठंड के कारण खूब क्या गिर रहे हैं, बर्फ गिर रहे हैं, बराबर है। खूब क्या गिर रहे हैं, यहाँ पे तुषार माने, मैंने अभी अभी कहा था कि यहाँ पे तुषार माने बर्फ, ऐसा यहाँ पर हमने अर्थ लिया है। और इसी बर्फ के इस गिरने से तालाब में खिले हुए जो कमल है, कमल फूल को बहुत ही कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं यह कष्ट कुछ उसी तरह का है जैसे किसी निर्दयी राजा, निरूप माने राजा मैंने मत बताया, और अन्यायी राजा
जैसे तरह तरह के दंड देकर उसकी प्रजा को दुखी कर देता है। ऐसा दुख किसको हो रहा है? उस कमल दल को हो रहा है। आ रहा है समझ में? आगे चलकर क्या बोलते हैं कि रात्रि का समय, निशा काल मतलब रात का समय, रात के समय में ठंड इस समय बहुत लगती है और ऐसे समय लोग अपने अपने घरों में जाकर अच्छी तरह की नींद सोते हैं। लेकिन इस ठंड के मारे जो रास्ते के जो बाहर के कुत्ते हैं, बराबर है, उनका कितना बुरा हाल होता रहेगा, कभी किसी ने सोचा है? और इसी ठंड के कारण वो जो कुत्ते और इतर प्राणी जो रास्ते पे रोड पर रहते हैं हमारे प्राणी, वो क्या कर रहे हैं? चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं और ऐसे चिल्ला रहे हैं कि गिद्दड़ की जैसी आवाज़ निकलकर चिल्ला चिल्ला कर रोते रहते हैं। ऐसा यहाँ पर कवि मुकुटधर पांड्य जी ने यहाँ पर हमें बताया है। चलो अभी आगे के कुछ पद्यांश हम देखते हैं और उनका हम अध्ययन करके अर्थ समझ कर लेते हैं। देखते हैं ये 4 जो पद्यांश है ये देखते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में यह भय पाता। तारे निपट मलिन चंदने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। धनियों को है मौज रात दिन है उनको पौ बारे, दिन दरिद्रों के मत्ते ही पड़े शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इनने नहीं मिलती सूखी रोटी और न भाजी। अभी अर्धरात्रि मतलब क्या? आधी रात। और यहाँ पर आंगन माने घर के अंदर जो खुला होता है, अपने घर में अपने गांव में देखे रहेंगे कि अंदर माने क्या रहता है कि घर के अंदर जो हम खुला भाग छोड़ते हैं उसे हम आंगन कहते हैं, बराबर है। और यहाँ पे लख माने क्या? तो देख, यहाँ पे ऐसा हम अर्थ लेंगे। उसके बाद मलिन माने धुंधले होना और पांडुवर्ण मतलब पीलापन हुए रंग। पौबारा, पौबारे माने क्या? लाभ का अवसर मिलना। और मत्थे, मत्थे माने यहाँ पर जिम्मे, ऐसा हम अर्थ लेंगे। अभी इसका इस पद्यांश के अगर अर्थ देखें तो कवि हमें क्या बताना चाहता है? तो आधी रात को यदि कोई व्यक्ति अपने आंगन में आकर निर्जन आकाश मंडल की ओर देखता है तो वहाँ का दृश्य देखकर उसे डर लगने लगता है। और इसी ठंडक में, ठंडक भरे मौसम में आकाश के जो तारे हैं, आकाश के जो तारे वो क्या दिखते? हमें धुंधले दिखने लगते हैं। और चंद्रमा का रंग भी पीला पीला और पीलापन हुए सफ़ेद हो गया है। सफ़ेद तो दिखता है लेकिन उसमें बहुत सारा पीलापन दिखाई देता है। और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया है, किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया है, ऐसे लगता है। किसे देखकर? तो आकाश में जो धुंधला धुंधला आकाश दिखता है, तारे भी कभी कभी धुंधले दिखते हैं और उसी तारों में जो हमारा चंद्रमा है वो सफ़ेद की वजह पीलापन और थोड़ा सफ़ेद दिखता है। और इसके लिए हमें ऐसा लग रहा है किसी राज्य पर राष्ट्रीय संकट आ गया है। आगे चलकर कवि कहते हैं कि इस शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड में धनी वर्ग जो रहता है, धनी वर्ग के व्यक्तियों को आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि वे रात दिन मौज मजा करते हैं और क्या करते हैं? प्रसन्न रहते हैं। लेकिन गरीबों को, दरिद्रों को के लिए ये शिशिर ऋतु की ठंड में बहुत ही दुख क्या करना पड़ता है? दुख ही दुख रहता है। और धनिक वर्ग के लोग उस दिन क्या खाते हैं? तो हलवा पूड़ी खाते हैं, दूध मलाई, बराबर है, ताज़ी ताज़ी दूध मलाई खाते हैं और ठंडक का आनंद लेते हैं। लेकिन जो गरीब है, दरिद्री है, उन लोगों को सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती। ऐसा यहाँ पर कवि मुकुटधर पांडेय हमें बताते हैं। तो चलो बचे हुए पद्यांश का भी हम अर्थ देखकर उसे भी समझ लेते हैं, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। वे सुख के रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले।
वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उदर की चिंता थी, न कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार, नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार क्या होगा। अबे यहाँ पर हम या तो कुछ कंपित माने क्या, कांपने वाला, कंपित माने कांपने वाला, और बदनों पर गिरते हैं नित पाले मतलब बर्फ के जो सूक्ष्म कण रहते हैं वो जो जमीन पर जम जाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना की सर्दियों में मराठीमध्ये म्हणतात बघा दव पडले, त्या पद्धतीचं इथे पाले ह्याला अर्थ आपण घेऊ शकतो। ओके, और उसके बाद अगर दूसरा अर्थ देखेंगे तो सुघर जो है, सुघर माने क्या, सुंदर, और वासी यहाँ पर अर्थ लेंगे रहने वाले, और यहाँ पर उदर माने क्या, तो हम अर्थ लेंगे तो पेट, बराबर है। यहाँ पर उदर माने पेट, बराबर है। ये जो उदर यहाँ पे दिखाई दिया है पेट। ओके, सो चलो अभी ये जो हमारा जो बचे हुए पद्यांश है उसका हम अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं धनिक वर्ग के लोगों पर ठंड का कोई असर नहीं होता, क्योंकि कि वे रंगीन और मूल्यवान शाल दुशाले ओढ़ते हैं और इससे उन पर जाड़े का तनिक भी असर नहीं होता। मगर ऐसे समय जो गरीबों की बुरी हालत होती है उन्हें कामते हुए दिन रात काटनी पड़ती है, और ऊपर से उन्हें ओस और पाले का भी सामना करना पड़ता है, बराबर है। तो आगे चलकर कवि कहते हैं धनिक वर्ग के पास सुख की तरह तरह के साधनें होती है और वे सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं। दूसरी ओर गरीबों और दरिद्रों के घर टूटे फूटे झोपड़ियों वाले होते हैं और उनमें किसी तरह की क्या नहीं होती, सुविधा नहीं होती, वहाँ सदा उदासी का माहौल होता है। आगे चलकर कवि कहते हैं कि पहले सब लोग प्रकृति पर निर्भर करते थे, किसी को पेट भरने यानी क्षुधापूर्ति की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रकृति से ही सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। वह माता की तरह हमारा पालन पोषण करती थी, बराबर है। कौन? प्रकृति यानी अपना संसार, बराबर है। कवि कहते हैं मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में भाई भाई का नाता है, बराबर है। सभी का आपस में भाई भाई का नाता है। अगर एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार होता है, इसलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। और इस तरह से कवि हमें क्या कहते हैं, तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि इस तरह से उन्होंने दोनों के बीच में जो अंतर है, भावना होती है, वो कैसी होनी चाहिए। और कवि कहते हैं कि ऐसे इस तरह से ये जो धनवान और निर्धन जो व्यक्ति है वो दोनों भाई भाई होने का नाता निभाना चाहिए। और इस तरह से भाई भाई का नाता निभाते हुए धनी वर्ग के लोगों ने अपने दीन दरिद्र भाइयों की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसे सीख हमें मुकुटधर पांडेय के समता की ओर इस कविता से हमारे पास उन्होंने रखा हुआ है। आई होप कि आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आई रहेंगी और यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा हुआ रहेगा, पसंद आया हुआ रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।